कल का पढ़ा गया? Have you? ज्यादा पेज नहीं थे, 12 ही पेजेस थे. Yeah, financing decision, investment decision and dividend decisions. That is the main function बोल सकते हो, कंट्रोलर का मेन ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, जो भी है ये चीज है. चलो विल स्टार्ट नाउ. ओके, निखिल जब आएगा तब आएगा. विल स्टार्ट. So guys, objective of financial management. There are two objectives, basic. One is profit maximization, another is what is profit maximization? When the profit will be maximum? When I will curtail my cost or I will increase my selling price or whatever the case may be, but I will try to improve my profit. चलो अगर मेरी सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ रही है, मुझे एक ही सेलिंग प्राइस पे बेचना पड़ रहा है और मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेकंड चीज ऐसी भी हो सकती है, मुझे स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाना पड़ेगा. हो सकती है ना? आई विल हैव टू इंक्रीज माई सेल्स क्वांटिटी. प्राइस तो नहीं बढ़ने वाली, लेकिन क्वांटिटी तो बढ़ा सकता हूं ना मैं. क्वांटिटी बढ़ाने का तो मुझे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा. आज वेल आज मुझे लो कॉस्ट में फंड्स कैसे अवेलेबल हो वो चीज देखना पड़ेगा टू लोअर डाउन द कॉस्ट. तो फाइनेंशियल मैनेजर का एम क्या है? यही तो एम है कि टू इंक्रीज द प्रॉफिट एज वेल एज टू इंक्रीज द वेल्थ. अभी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन क्या है अपन देखेंगे. यस, सो दोनों चीजें पे ध्यान देते हैं अपन. एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिक्वायर एग्जिस्टिंग ऑफ सम ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स बिकॉज judgment as to whether or not a financial decision is efficient must be made in light of some objective. Although various objectives are possible, but we assume two objectives of financial management for elaborate discussion. These are, first is profit maximization and another is wealth maximization. कोई दिक्कत? या चलो आगे चलते हैं. What is profit maximization? जो अपन ने अभी डिस्कस किया वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए होंगे, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस दिया होगा. लॉजिकली प्रॉफिट इज अ वेग टर्म. क्यों? उसमें क्लैरिटी कब आएगी? जब अपन नॉर्म्स देखेंगे तब. एक चीज पे ऊपर प्रॉफिट नहीं डिपेंड करता. देयर आर मल्टीपल, इट इज मल्टी फैसेटेड कंसेप्ट. सो अपने को वो चीज देखनी है. यहाँ पे जो दिया है देखो, इट इज ट्रेडिशनली been argued that the primary objective of a company is to earn profit. Hence, the objective of financial management is also profit maximization. This implies that the finance manager has to make his decisions in a manner so that the profits of the concern are maximized. Each alternative, therefore, is to be seen as to whether or not it gives maximum profit. Now, however, profit maximization cannot be the sole objective of the company. Naturally, उसके साथ बहुत सारी चीजें आती है. It could not be a sole objective, but still, in a traditional aspect, we think about only for profit maximization. Yeah, it is at best a limited objective. If profit is given undue importance, a number of problems can arise. Some of these have been discussed below. मतलब जो problems है, अगर हम सिर्फ profit maximization पे focus करते हैं, then the organization will face certain problems. These problems we are going to discuss now. First problem is the term profit is vague. It is not clarify what exactly it means. It conveys a different meaning to the different people. For example, profit may be in short term or long term period. It may be total profit or rate of profit. क्या समझा? And another is this, it may be total profit or rate of profit means what?
एक बहुत सिंपल चीज है, तुम्हारे पास इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए क्लाइंट आ रहा है, तुम 2,500 रुपए से रिटर्न भर रहे, 100 लोगों के रिटर्न भर के 2,500 रुपए से तुमने 2.5 लाख रुपया कमाया। और दूसरा कोई बंदा है जो तुम्हारे ही फील्ड का है, सीए है, वो रिटर्न फाइलिंग की फीस ले रहा है 10,000 पर पर्सन, वो 25 लोगों के रिटर्न भर के ही 2.5 लाख रुपए कमा रहा। रेट ऑफ प्रॉफिट इज डिफरेंट, टोटल प्रॉफिट इज सेम। तो हर एक का ऑब्जेक्ट अलग है, मार्केट कैप्चर करने की स्ट्रेटेजी अलग है। ओके, सो प्रॉफिट इज अ वेग कंसेप्ट। आप टोटल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, पर क्लाइंट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये हर एक चीज अलग अलग तरीके से चलेगी ना। हाँ, बस खत्म। सेकंड, profit maximization has to be attempted with a realization of risk involved. What it means, अच्छे से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। realization of risk, there is a direct relationship between risk and profit. आपको मालूम है, as risk increases your profit is increased, as risk lowers down your profit is negligible or normal level. Many risky propositions yield high profit. Higher the risk, higher the reward. That is, higher the risk, higher the possibility of profit. If profit maximization is the only goal, then risk factor is altogether ignored. This implies that the finance manager will accept highly risky proposals also if they give high profit. In practice, however, risk is very important consideration and has to be balanced with the profit objective. अब रिस्क उठाते जा रहे, एक दिन घुसेगा, ये लेवल पे घुसेगा कि आप इंसॉल्वेंसी के कगार पे आके खड़े हो जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। Then profit maximization as an objective does not take into account the time pattern of returns. ठीक है, यही चीज वापस तो रहेगा। Proposal A may give higher amount of profit as compared to proposal B. Yet if the returns of the proposal A begin to flow, say 10 years later, proposal B will be preferred, which may have lower overall profit, but the return flow is more early and quick. Present value factor पता है आप सबको? पता है? A प्रपोजल में बहुत ज्यादा रिटर्न्स है, लेकिन दैट रिटर्न्स विल स्टार्ट फ्रॉम द 11th ईयर। प्रपोजल बी में कम रिटर्न्स है, लेकिन दैट रिटर्न्स विल फॉलो और रिटर्न्स विल बी यील्डेड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ओनली। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में अपन वो डिटेल में सीखेंगे। ओके, आगे। देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज एन ऑब्जेक्टिव, इट्स टू नैरो, मतलब सोशल कंसिडरेशन नहीं रहेगा। आप जिंदगी में आए हो तो सिर्फ कमाने के लिए आए हो क्या? आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? है ना? चलो देखते हैं। इट फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट the social consideration as also the obligation to various interests of workers, consumers, society, as well as ethical trade practices. If these factors are ignored, a company cannot survive for long. Profit maximization at cost of social and moral obligation is short-sighted policy. मतलब नीतिमत्ता गाडून टाकायची, क्या करने का? नीतिमत्ते को दबा देने का, बेच देने का खुद को, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल पे कमाने का। फायदा है क्या? सो यू विल हैव टू थिंक अबाउट योर वर्कर्स, यू विल हैव टू थिंक अबाउट देयर सन, देयर चिल्ड्रन, यू विल हैव टू थिंक अबाउट देयर एजुकेशन, यू विल हैव टू थिंक अबाउट देयर हेल्थ केयर। यस और नो? यू विल हैव टू थिंक अबाउट द सोसाइटी, यू विल हैव टू थिंक अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, एवरीथिंग। ये छोड़ के सिर्फ अगर आप पैसा कमाने के पीछे जाते हो तो वो कंपनी ज्यादा देर नहीं चलेगी, वो तारा बन के उभरेंगी और खत्म हो जाएगी। इट विल नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। उसके बाद क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और वैल्यू क्रिएशन। ये कंसेप्ट मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आई पर्सनली बिलीव इन वेल्थ क्रिएशन, क्योंकि वेल्थ क्रिएट होने के बाद कभी न कभी इट विल पे यू।
सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज वेल्थ. चलो वैल्यू क्रिएशन ठीक है, बट व्हाट इज वैल्यू वो समझना जरूरी है ना. चलो देखते हैं. We'll first like to define what is wealth maximization model. Shareholders' wealth are result of cost benefit analysis adjusted with their timing and risk. That is time value of money. What is wealth? आगे एक formula दिया है is equal to present value of benefits minus present value of cost. It's like a net worth. It's like net worth. It's like net worth, yeah. It is important that the benefit measured by finance manager are in terms of cash flow. Finance manager should emphasize on cash flow for investment or financing decisions, not on accounting profit. The shareholder value maximization model holds that the primary goal of the firm is to maximize its market value and implies that the business decision should seek to increase the net present value of the economic profit of the firm. So, for measuring and maximizing shareholders' wealth, finance manager should follow. क्या करना चाहिए उसने? पहला, cash flow approach, not accounting profit. Second, cost benefit analysis. Third, application of time value of money. How do we measure the value of the firm? According to Van Horn, value of the firm is represented by market price of the company's common stock. तुम्हारे शेयर्स अगर तुम बाजार में बेचने जाओगे तो वो जो यील्ड करेगा दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ योर स्टॉक. यस, ओवरऑल अगर कंसिडर करते तो उसको क्या बोलेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म or company. The market price of firm stocks represent the focal judgment of all market participants as to what the value of the particular firm is. It takes into account present and prospective future earning per share, the timing and risk of these earning, the dividend policy of the firm, and many other factors that bear upon the market price of the stock. The market price serves as a performance index or report card of the firm's progress. It indicates how well management is doing on behalf of stakeholders. क्या समझा? जितनी अच्छी होगी वो एज अ इंडेक्स सर्व करता है कि मैनेजमेंट ने कितना अच्छा काम किया है. बस खत्म. परफेक्ट. तेरा परफॉर्मेंस बेटर है ये लोग बताएंगे. वो डिपेंड होगा कौन से फैक्टर पे? ईपीएस पे डिपेंड होगा, रिस्क बियरिंग पे डिपेंड होगा, डिविडेंड पॉलिसी पे डिपेंड होगा, अदर पॉलिसीज पे डिपेंड होगा. लेकिन आउटकम क्या है उसका? योर मार्केट वैल्यू. इफ पीपल आर डिमांडिंग योर शेयर इन अ लार्ज क्वांटिटी, it will naturally creates the hike in your rates. So क्या होगा उससे? उससे तेरे शेयर्स की कीमत क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है. और तेरे शेयर्स की कीमत जो बढ़ रही है उसी को क्या बोलते हैं अपन? वेल्थ. तुम्हारे हिसाब से वेल्थ वही है ना? हाँ है ना? इट्स अ वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. अगर आपने 10 करोड़ डाले और आज उसको 80 करोड़ में मांग रहे तो मतलब द वेल्थ इज इंक्रीज्ड. यस. उसके बाद दिया है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव है. नीचे वापस एक ट्री डायग्राम दिया है. देयर स्टेक होल्डर हायर मैनेजर्स टू रन देयर फर्म फॉर देम. पक्का. बिकॉज शेयर होल्डर हैव एब्सोल्यूट पावर टू हायर एंड फायर द मैनेजर्स. पक्का. मैनेजर्स सेट असाइड देयर इंटरेस्ट and maximize stock prices naturally because markets are efficient. Then stockholder wealth is maximized. Natural है. 10 करोड़ को 20 करोड़ में मांग रहे, 40 करोड़ में मांग रहे, 50 करोड़ में मांग रहे. तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या है? 10 crores. If anybody is demanding that in 50 crores or 60 crore, क्या बोलोगे आप?
because lenders are fully protected from the shareholders action. Firm value is maximized. Overall firm की भी market value क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगी. Because there is no cost created for the society, social wealth is also maximized. Value of the firm is equal to number of share into market price of share. बस खत्म. यही बात किया ना अपन ने. V is value of equity plus value of debt, दोनों मिलके. और दो चीज है. वैल्यू ऑफ इक्विटी मतलब तुम्हारी इक्विटी की मार्केट प्राइस, एंड वैल्यू ऑफ डेट इनकी टोटल, और नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स. क्योंकि अगर अपन ने पूरे शेयर्स बेच दिए तो वही अपना रिटर्न है. सही बात है ना? पक्का? चलो आगे चलते. फिरोज सर समझा गया? Why wealth maximization works? Before we answer this question, it is important to first understand and know what other goals or a business enterprise may have. Some of the other goals of business enterprise may follow are. बट ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट लगा मेरे को. चलो कोई दिक्कत नहीं. Achieving a higher growth rate, attaining large मार्केट शेयर, वो तो नेचुरल, हर एक कोई बिलीव चाहिए. गेनिंग लीडरशिप इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, प्रमोटिंग एम्प्लॉय वेलफेयर, गुड. इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, गुड. इंप्रूविंग कम्युनिटी लाइफ, सपोर्टिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स, गुड. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के साथ अपने को ये चीजें भी अटेंड करनी है. देख मेरे को मार्केट के, हम जब एसएम पढ़ेंगे ना तो ये चीज ज्यादा हाईलाइट होगी. क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज इसी तरीके से डिसाइड होती है टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट. मेरा मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए, आई शुड बी द मार्केट लीडर. मतलब 50 फर्म काम कर रही है तो 50 फर्म में आई शुड बी द मार्केट लीडर. मतलब मैक्सिमम काम का शेयर मेरे पास चाहिए, एज वेल एज ट्रेंड सेटर चाहिए. मैं आई शुड लीड देम. हर एक कंपनी का यही ऑब्जेक्ट रहता है, टू अचीव द मैक्सिमम शेयर, टू बी द मार्केट लीडर, टू बी ग्रेट और टू बी एट ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ओवरऑल परफॉर्मेंस. तो ये अपने को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ज्यादा डिटेल में देखने को मिलेगा. यहाँ पे सिर्फ अपने को बेसिक्स ही है, वो बेसिक अपने को गो थ्रू करना पड़ेगा. बेसिक कंसेप्ट अपनी हो चुकी है अभी. नाउ कॉन्फ्लिक्ट्स इन प्रॉफिट वर्सेस वैल्यू मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल. इनमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है यार? तुमने अभी दोनों कंसेप्ट पढ़ा, आपको क्या लगता है क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा? गुड. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन बी अनइथिकल. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में अपने को इथिकल ही रहना पड़ेगा. देखो वो बहुत नैरो कंसेप्ट है. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट. वो नैरो, ये कॉम्प्रिहेंसिव है. वो सिर्फ प्रॉफिट के एस्पेक्ट पे ही ध्यान दे रहा है. ये सोशल वेलफेयर पे भी दे रहा है, तुम्हारे मार्केट कैप पे भी दे रहा है, तुम्हारे मार्केट शेयर पे भी दे रहा है, आपको मार्केट लीडर बनाने के बारे में भी सोच रहा. वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहा. और जैसे भी प्रॉफिट बढ़ाने का आपको रिस्क बढ़ाते जाना पड़ेगा. और ज्यादा रिस्क बढ़ गए तो आप डूबने वाले हो. बट ऑब्वियस आपको रिस्क और प्रॉफिट बैलेंस रखना पड़ेगा. तो यही चीज यहां पे दिया है. बाकी कुछ दिया होगा क्या? नहीं. अभी सिर्फ अपने को पढ़ना है. कंसेप्ट वही रहने वाली है, कंसेप्ट चेंज होने वाली नहीं है. सिर्फ अपने को क्या अभी पढ़ना है, लैंग्वेज अडॉप्ट करना है. चलो उठाओ लैंग्वेज. इन एनी कंपनी द मैनेजमेंट इज decision taking authority. As a normal tendency, the management may pursue its own personal goals, that is profit maximization. But in organization where there is a significant outside participation, that is shareholder and lenders, the management may not be able to exclusively pursue its personal goals due to constant supervision of the various stakeholders of the company, employee, creditor, customer, government. Every entity associated with the company will evaluate the performance of the management from the fulfillment of
its own objective. The survival of the management will be threatened if the objective of any of the entities remains unfulfilled. Wealth maximization object is generally in accordance with the interest of the various groups such as owners. देखो ये पैरा इंपॉर्टेंट है. The wealth maximization क्या है बेटा? Object is generally in accordance with the interest of the various groups such as owners, employees, creditors, society, and thus it may be consistent with the management objective of survival. Owing to limitation, that is timing, social consideration in profit maximization in today's real world situation, which is uncertain and multi-period in nature, wealth maximization क्या बेटा is better objective. Where the time period is short and degree of uncertainty is not great, wealth maximization and profit maximization amount to essentially the same. But in long term, wealth maximization is always better concept. कोई दिक्कत? अभी ऑब्जेक्टिव डिसएडवांटेज एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ सकते हो ना. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये आप पढ़ लो. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एक बार गो थ्रू कर गया या पढ़ लोगे? चलो जाते हैं एक बार. एडवांटेजेस क्या है? इजी टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजंस एंड प्रॉफिट. डिसएडवांटेज बेटा शॉर्ट टर्म गेन पे ध्यान दे रहे हैं बंदा, लॉन्ग टर्म का उसको लेना देना नहीं है. सेकंड, इग्नोर रिस्क और अनसर्टेनिटी, तो रिस्क घुसेगी अगर बढ़ गई तो. इग्नोर द टाइमिंग ऑफ रिटर्न, देन रिक्वायर्स इमीडिएट रिसोर्स. यहां पे क्या है बेटा? एडवांटेज एम्फसाइजेस लॉन्ग टर्म गेन्स, गुड ना. देन रिकॉग्नाइजेस रिस्क और अनसर्टेनिटी, रिकॉग्नाइज द टाइमिंग ऑफ रिटर्न, कंसिडर शेयर होल्डर्स रिटर्न. Disadvantage, offer no clear relationship between financial decision and share price. Still शेयर जो मार्केट में अपने को डिमांड बढ़ रहा है उससे अपनी शेयर प्राइस क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है. लेकिन ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करता. तेरे कौन से वर्क का मार्केट में क्या इंपैक्ट होगा, इसकी डिग्री ऑफ मेजरमेंट इतना आसान नहीं है. नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता व्हाट विल बी द शेयर मोमेंट आफ्टर सोशल डिसीजन. मतलब तुमने सोशल बेनिफिट के लिए कुछ डिसीजंस लिए, उसका बेनिफिट क्या होगा मार्केट में और आपके शेयर की प्राइस क्या बढ़ेगी, उसका जजमेंट कोई नहीं लगा सकता. उसके लिए आगे चल के कुछ मॉडल सेट की है, बहुत सारी चीजें वो देखेंगे आगे. देन कैन लीड टू मैनेजमेंट एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन. हो सकता है इतना सब अच्छा करके भी अपने वैल्यू नहीं बढ़ रही. पॉसिबल है, पॉसिबल है. या एग्जाम्पल पढ़ लो आप आपके एंड पे. चलो पहला एग्जाम्पल मैं देख लेता है यहाँ पे. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डज नॉट कंसिडर रिस्क और अनसर्टेनिटी, whereas wealth maximization considers both risk and uncertainty. Suppose there are two products X and Y and their projected earning over next 5 years are shown as below. पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. प्रोडक्ट X एंड प्रोडक्ट Y. प्रोडक्ट X कंसिस्टेंटली 10-10 हजार रुपए दे रहा है. प्रोडक्ट Y कंसिस्टेंटली कितना दे रहा है? 11-11 हजार. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच वुड फेवर प्रोडक्ट Y. नेचुरल है क्योंकि उसमें अपने को अर्निंग क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है ओवर प्रोडक्ट. हाउएवर इफ प्रोडक्ट Y इज मोर रिस्की देन प्रोडक्ट X, देन द डिसीजन इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड. अपने को दूसरे एंगल से सोचना पड़ेगा. भाई 3 साल रेवेन्यू देगा, बाद में अगर नहीं चला तो क्या? कटोरा. समझ रहे हो? हाँ. सो as the figure seems to indicate the importance, it is important to realize that the trade-off exists between risk and return. Shareholder accept greater returns from the investment of higher risk and vice versa. To choose product Y, stakeholder would demand a sufficiently large return to compensate for the comparatively greater level of risk. नहीं तो शेयर होल्डर म्हटले तुला कोण रिस्क घ्यायला लावली होती? मैनेजमेंटला. क्या बोला उन्होंने? आपको किसने बोला था रिस्क उठाने को? हम 50,000 में खुश थे. 10,000. Who told you to take more risk? अगर वो शेयर होल्डर ने पूछा, स्टेक होल्डर ने, तो क्या करोगे? घुस जाओगे. तो इसलिए
इस तरीके के डिसीजंस, जब हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले डिसीजंस है, उसमें स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी है. मतलब वी आर टेकिंग रिस्क विद देयर परमिशन. श्योर? या गुड. चलो, रोल ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव. जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है उसका रोल क्या है? क्या रोल होगा उसका? अरे क्या रोल रहेगा? मतलब अरे 3 डिसीजंस, वही वही तो उसका रोल है. दूसरा क्या होगा? बस वो इंफॉर्मेशन वो किसी भी सोर्स से ले, अपने को लेना देना है क्या? नहीं, लेकिन सोर्स जेन्युइन होना चाहिए. वो अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन लेगा, वो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन, वो टैक्सेशन से लेगा, वो आउटसाइडर से लेगा, वो हर एक अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करेगा. वो गैदर करने के बाद वो क्या डिसीजन लेगा? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. यस और नो? और डिविडेंड डिसीजंस वो भी देने पड़ेंगे ना. हाँ, तो नीचे दिया है ABCDE. पहला फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग. ये एनालिसिस करने के बाद ही फंड की रिक्वायरमेंट पता चलेगी, बट ऑब्वियस है. सेकंड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. हाँ, खत्म. थर्ड, फाइनेंसिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन. अपने को लोन आसानी से मिल रहा है लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा है, तो अपन लोन फंड कितना उठाएंगे, अपन शेयर होल्डर्स फंड कितना रिलीज करेंगे, अपन कितनी ओनरशिप डाइल्यूट करने को तैयार है. डेट इक्विटी रेशो का डिसीजन भी उनको लेना पड़ेगा. उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. क्यों? वर्किंग कैपिटल को भी पैसा लगने वाला है. धंधा चालू तो किया लेकिन धंधा करना भी पड़ेगा ना. चालू करने के लिए फिक्स कैपिटल है, चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल है. हाँ, तो वो भी डिसीजन उनको लेने पड़ेंगे. और लास्ट इज रिस्क मैनेजमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई. रिस्क अगर बढ़ रही है तो वाट लग सकती है, तो रिस्क कहां तक बढ़ाने की है, ये डिसीजन भी कौन लेगा? वो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स. यस और नो? बस खत्म. पहला फाइनेंशियल एनालिसिस प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो मैंने बोला, डेट इक्विटी, देन मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज सच एज वर्किंग कैपिटल, एंड देन लास्ट इज रिस्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्टिंग एसेट्स. कोई दिक्कत? फिगर दिया एकदम सुंदर मस्त, ऐसे उन्होंने फिगर बना के दिया अपने को. चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव. उसके नीचे 2 चीजें दी है, ट्रेजरर, कंट्रोलर. ट्रेजरर के अंडर क्या है बेटा? कैश मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर, एज वेल एज 3 चीजें दी है, कैपिटल बजटिंग मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, फंड रेजिंग मैनेजर, एज पर रिक्वायरमेंट. साइड वाइज क्या दिया है? कंट्रोलर. कंट्रोलर इज कंट्रोलिंग एस्पेक्ट. इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स भी बोल सकते हैं या इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं. पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजर, डेटा लगेगा ना अपने को. हाँ. कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजर, कॉस्ट लगेगी अपने को, मैंने पहले ही बोल दिया. अकाउंटिंग विल प्रोवाइड द डेटा, रियलिस्टिक डेटा, जेन्युइन डेटा जो है. हाँ या ना? देखो, फाइनेंस मैनेजर को डिसीजन लेने का, उसको रिपोर्ट बनाने के डेटर के लिए या क्रेडिटर के लिए, वो डेटा कहां से आएगा? अकाउंटिंग से. अरे बेसिक थिंग है भाई. तेरे बिजनेस में कोई भी इकोनॉमिक इवेंट हो जाए, यू विल हैव टू रिकॉर्ड दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो नेचुरली पूरा डेटा कहां से आएगा? तो वो चीज क्या है? इट विल प्ले अ पाइवटल रोल. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और कॉस्टिंग का डेटा क्यों चाहिए? अभी चाहिए ना, कौन सी प्रोडक्ट लाइन मेरी मोर प्रॉफिटेबल है और कौन सी कम प्रॉफिटेबल है, वो भी ढूंढना पड़ेगा ना. अकाउंटिंग मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट बताएगा, बट कॉस्टिंग मेरे को क्या बताएगा कि कहां पे कॉस्ट कम कर सकते हैं. हाँ, इम्प्लीसिट है, एक्सप्लीसिट है, सब बहुत सारी चीज है. वो मेरे को कहां से पता चलेगी? कॉस्टिंग डेटा से. सो मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजर की भी जरूरत रहेगी. यस. उसके साथ टैक्स मैनेजर की भी रहेगी, उसके साथ इंटरनल ऑडिटर की रहेगी. क्यों? अगर अपनी ऑडिट में ज्यादा कॉस्ट निकल रही है कहीं कहीं पे, और वो इंटरनल ऑडिटर अगर अपने को कुछ कुछ चीजें बता रहा है टू कर्टेल डाउन द कॉस्ट, तो अपने को उसका इनपुट चाहिए. देन डेटा प्रोसेसिंग, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. देख, पोर्टफोलियो क्या रहता है?
एक बकेट है, नहीं नहीं बकेट है, एकदम बहुत नॉर्मल चीज एग्जांपल दे देते हैं। तेरे पास एक बकेट है, तू बाजार में गया, फ्रूट्स लेके आया, वो बकेट में तूने 2 किलो अंगूर डाल दिया, ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट डाल दिया 1 किलो, 2 डजन केले डाल दिए, 2 किलो एप्पल डाल दिए, 2 किलो संतरा डाल दिया, ऑरेंजेस डाल दिए, आया ना? अभी ये क्या हो गया? ये बकेट हो गया, ये सुनो। लेकिन तेरे पास अलग अलग टाइप के एसेट्स है, उसमें फ्रूट्स है। मतलब अगर मैं शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत सिंपल सी चीज है, मेरे पास टाटा के शेयर्स है, मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है, मेरे पास अदानी ग्रुप के शेयर्स है, मेरे पास फार्मा कंपनी में जायडस के शेयर्स है, चलो हेट्रो के शेयर्स है, मेरे पास अलग अलग टाइप के शेयर्स है। अभी ये अलग अलग टाइप के शेयर्स है, लेकिन ये क्या है? ये शेयर्स है, तो ये मेरा पोर्टफोलियो है। ये मेरा क्या है? पोर्टफोलियो है। तो मेरे पोर्टफोलियो में कौन से बांड चाहिए, वो मेरी चॉइस पे है। वो बांड मेरे बजट में भी चाहिए तो उससे ओवरऑल मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू डिसाइड होगी। पोर्टफोलियो इज नथिंग मोर देन इट्स अ बकेट, जिसमें अलग अलग टाइप के तू फ्रूट्स डालता है ना, उस तरीके से अलग अलग टाइप के शेयर्स है, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स है। दिस इज पोर्टफोलियो, अलग वर्ड नहीं है। देखो एसएफएम नाम का एक टॉपिक है, आपको सब्जेक्ट है फाइनल में, वहां पे अपन पोर्टफोलियो डिटेल में डिस्कस करेंगे सी फाइनल लेवल पे। यू डोंट वरी, बहुत अच्छे मार्क्स है अपने को, एफएम में भी एसएफएम में भी, डोंट वरी सिंपल लैंग्वेज में समझो, कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लिखना आपको है, मैं जाके आपकी जगह पे नहीं लिखने वाला। हु इज गोइंग टू राइट द पेपर? यू आर गोइंग टू राइट द पेपर। सो भाई आपकी कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। मेरी कंसेप्ट बहुत अच्छी है, पर मैं आपसे सिर्फ रट्टा मरवा रहा हूं, फायदा नहीं है, क्योंकि आप लिखते टाइम फिर जंबल हो जाओगे, क्योंकि सिलेबस छोटा नहीं है, सिलेबस इज वास्ट। सो बी कंसेप्चुअल। आपको 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, या 100 प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप 5 ही प्रॉब्लम सॉल्व करो कंसेप्ट के, बहुत हो गया। लेकिन इस तरीके से सॉल्व करो कि वहां पे 101 बार भी आ गया, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। खत्म, ओके। आगे, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन, जो अपन ने अभी डिस्कस किया। उसके बाद रोल ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव इन टूडेज वर्ल्ड विज इन द पास्ट, पहले क्या करता था और आज क्या कर रहा है। पुराना चीज, आज का चीज। आज उसको वर्सेटाइल होना पड़ेगा, उसको डायनामिक बनना पड़ेगा। पहले वो ट्रेडिशनल रह सकता था, वो ऑर्थोडॉक्स रह सकता था, अभी नहीं चलेगा। अगर तू वर्सेटाइल है, जिंदा रहेगा। तू वर्सेटाइल नहीं है, तेरे को अकाल देंगे। क्यों? स्टेक होल्डर्स है यार, वो हायर एंड फायर पुलिस पे काम करते, प्राइवेट कंपनीज है। इफ यू आर नॉट एबल टू डिलीवर, मैं आपको क्यों मेंटेन करूंगा? इट्स वेरी स्ट्रेट। मुझे रिजल्ट चाहिए। इफ यू आर एबल टू डिलीवर, यू विल बी पैम्पर्ड। इफ यू आर नॉट एबल टू डिलीवर, यू विल बी किक्ड ऑफ। बहुत खुली चीज है आज के मार्केट की पॉलिसी पे। वही चीज दिखेंगी अपने को। व्हाट अ सीएफओ यूज्ड टू डू, वो बंदा क्या करता था? बजटिंग, फोरकास्टिंग, अकाउंटिंग, ट्रेजरी, कैश मैनेजमेंट, preparing internal financial report for the management, preparing quarterly annual filing for investors, tax filing, tracking account payable, account receivable, travel and entertainment expenses of management। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी चीजें। नाउ अभी क्या कर रहा? बजटिंग कर रहा, करना ही पड़ेगा। फोरकास्टिंग कर रहा, करना ही पड़ेगा, ज्यादा डिटेल में करना पड़ेगा। अकाउंटिंग की जगह पे उसको मैनेजिंग द M&As करना पड़ेगा, मैनेजर्स एंड अकाउंटेंट्स। जो ऊपर देखा ना तुमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वहां पे वो हर एक को मैनेज कर रहा है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, फॉर एग्जांपल बाय कस्टमर और बाय प्रोडक्ट। उसके बाद प्राइसिंग एनालिसिस करना पड़ेगा उसको। डिसीजंस अबाउट आउटसोर्सिंग। देख, कुछ चीजें खुद बनाने से बेहतर है बना के लो। क्यों? मेरे को फिक्स कैपिटल ज्यादा गुजरा है, मेरी इन्वेस्टमेंट हायर साइड हो रही है, वो लेवल पे उसका रिटर्न मैनेज नहीं हो रहा, तो कब उतने प्रोडक्ट बनाऊंगा और कब वो रिकवरी करूंगा? इससे बेहतर है भाई किसी और के पास पड़ा है ना, वो उसकी कैपेसिटी कितनी यूज कर रहा है? 30%। उसकी 70% कैपेसिटी क्या पड़ी है? आइडल पड़ी है, ढूंढो। ये भी तुम्हारा जॉब है, ढूंढो।
वो 70% उससे बना के उसको 10-20 पैसा ज्यादा गया तो बुरा था, क्योंकि वो 10-20 पैसे से अपन इन्वेस्टमेंट की रिकवरी नहीं कर पाएंगे। और तब तक अगर मार्केट चेंज हो गया और वो प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो अपनी इन्वेस्टमेंट तो आइडल हो जाएगी, ऑब्सोल्यूट हो जाएगी। तो ये भी काम है आपका। आप बोलोगे सर ये कहां पे, ये अपने को एफएम में ही सीखने का है, कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। पुराना नाम उसका कैपिटल बजटिंग था, आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आउटसोर्सिंग डिसीजन भी उसका एक पार्ट है, वो अपने को देखना पड़ेगा। हाँ, यस। उसके बाद ओवरसीइंग द आईटी फंक्शन देखना ही पड़ेगा भाई, ओवरसीइंग द एचआर फंक्शन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, समटाइम ओवरसीइंग दिस फंक्शन ऑल्सो। रेगुलेटरी कंप्लायंस भी देखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट भी। रेगुलेटरी कंप्लायंस में अगर आप डिफॉल्ट में आ गए तो पेनल्टीज आएगी, नुकसान ही है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, बोलो। मतलब सीधी चीज है कि मेरे को आउटफ्लो करना तो मैंडेटरी है। जो मेरे डिसाइडेड लायबिलिटीज है उसके लिए मुझे पैसे का इंतजाम तो करना पड़ेगा। करंट ऑब्लिगेशन अपने को पे ही करना पड़ेगा ना, दैट इज ऑब्लिगेशंस। वो बंदे अपने लिए रुकेंगे क्या, नहीं रुकेंगे। तो मेरे को किसी भी हालत में कैश फ्लो मैनेज करना पड़ेगा वो चीज के लिए। और जब मैं कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पाता हूं, मैंने बोला ओवर स्टॉकिंग हो गया, पैसे कूद गए, बेचा ही नहीं जा रहा यार, अभी इनफ्लो ही नहीं आ रहा, तो मैं करंट ऑब्लिगेशंस कैसे पे करूंगा। सो आई विल बी इन द फाइनेंशियल स्ट्रेस, मैं पैनिक सिचुएशन में आ जाऊंगा। क्यों, मेरी कमिटमेंट्स फॉलो नहीं हो रही। मैंने जो कमिटमेंट दिया था 15 तारीख का, वो अगर 25 तारीख को पे हो रहा, भाई मेरा गुडविल खराब हो रहा। कब तक जिंदा रहूंगा ये चीज में मैं, फॉर अ लिमिटेड पीरियड। मुझे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ताकि मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को ओवरकम कर सकूं। अगर मैंने ओवरकम कर दिया मेरा सर्वाइवल हो जाएगा, अगर मैंने ओवरकम नहीं किया मैं और गुत्ते जाऊंगा, और मैं कहां पे आ जाऊंगा, इंसॉल्वेंसी के लेवल पे आ जाऊंगा। बस यही चीज यहां पे दिया है। ये मैंने आपको नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, अभी सिर्फ अपने को लैंग्वेज अडॉप्ट करना है, खत्म, पढ़ो। देयर आर वेरियस फैक्टर like price of the product, service, demand, price of the inputs, example raw material, labor, which is to be managed by an organization on a continuous basis। मतलब अपने को continuously इनको पे करना है, हाँ ना। अरे यार मेरे को लेबर, रॉ मटेरियल, इन सबको पैसे देने ना है, कर्जे को भी हफ्ता देना है, मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, प्रिंसिपल भी रहेगा वो भी पे करना है, टर्म लोन का। आई विल हैव टू मैनेज द कैश फ्लो। देखिए आगे दिया है, proportion of debt also need to be managed by an organization very delicately। क्या बोला था, डेट भी मैनेज करने पड़ेंगे। Higher debt require higher interest rate, and if cash inflows is not sufficient, then it will put a lot of pressure on the organizer to the organization. Both short-term and long-term creditor will put stress to the firm. If all the above factors are not well managed by the firm, it can create situation known as distress. So the financial distress is a position where cash inflows of the firm are inadequate to meet all its current obligations। खत्म, जो अपन ने डिस्कस किया वही यहाँ पे दिया है, हो गई लैंग्वेज अडॉप्ट, खत्म। आगे एक पैराग्राफ, नाउ इफ द डिस्ट्रेस कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बोला था मैंने, अगर आप ज्यादा टाइम डिस्ट्रेस में रहोगे तो आप और लॉक होते जाओगे, एंड यू विल बी पुश्ड इनटू द इंसॉल्वेंसी कैटेगरी। नाउ द फर्म मे हैव टू सेल इट्स एसेट even many times at a lower price. Further, when the revenue is inadequate to revive the situation, the firm will not be able to meet its obligation and become insolvent. So insolvency is basically means inability of the firm to repay various debt and is a result of continuous financial distress. Okay. Now relationship of financial management with related discipline, ये सिर्फ टाइम पास वाला चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम बोलोगे क्यों,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर मैं अकाउंटिंग के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, भाई मेरा डेटा कहाँ से आएगा, मेरे मैनेजमेंट के रिपोर्ट कहाँ से आएंगे। अगर मैं कॉस्टिंग के साथ उसको कंपेयर नहीं करूंगा तो मेरे कॉस्ट वाले रिपोर्ट कहाँ से आएंगे। जो आपने ऊपर देखा वही चीज नीचे दिया है। ओके, फर्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। इसमें क्या है बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ फंड, डिसीजन मेकिंग, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अदर रिलेटेड डिसिप्लिन, यहाँ पे दिया है नीचे, इम्पैक्ट ऑफ अदर डिसिप्लिन ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यस और नो? देन एजेंसी प्रॉब्लम्स एंड एजेंसी कॉस्ट, ये चीज अपने को देखनी पड़ेगी। हाँ? टेंशन मत लो, तीन ही कंसेप्ट बचे। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद अकाउंटिंग, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। यस, जो भी फंड फ्लो है उसका पता कहां से चलेगा? फंड फ्लोज की ट्रीटमेंट भी कहां से पता चलेगी? तुमने कैश फ्लो फंड फ्लो सीखा है ना? यस और नो? फर्स्ट ग्रुप अकाउंट्स सीखा है ना, कैश फ्लो फंड फ्लो, तो वह कहां से पता चलता है? अकाउंट से। तो वो डेटा अपने को चाहिए। क्यों? आपको मालूम है अपने को साइकिल मीट करनी की है बेटा। अपने पास लायबिलिटीज हमेशा सर पे पड़ी रहने वाली है, अनटिल एंड अनलेस वी मैनेज द इनफ्लोज। अपन रोटेशन नहीं घुमा सकते, और अगर अपन रोटेशन नहीं घुमा सकते अपन लॉक हो जाएंगे। अगर अपन लॉक हो गए तो अपन क्या पे आएंगे? नहीं, डिस्ट्रेस में आएंगे पहले, और डिस्ट्रेस विल लीड टू इंसॉल्वेंसी। अपने को एसेट बेचने पड़ेंगे, एसेट बेचे तो धंधा कहां से करेंगे? हाँ है ना? तो ये सारी चीजें है। पक्का ये पढ़ सकते हो क्या? ये विद अकाउंट्स आप पढ़ लो, डिसीजन मेकिंग भी आप पढ़ लो, टेंशन मत लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद अदर डिसिप्लिन, रिलेटेड डिसिप्लिन में आपको पहले ये जो टेबल है वो एक्सप्लेन करता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल डिसीजन एरियाज क्या क्या होते हैं अपने को मालूम है? इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सोर्सेज एंड कॉस्ट ऑफ फंड, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सुन लो। उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी मतलब रिटर्न्स, देन एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स। ये चीजें अपने को करने की है। दिस इज आवर वर्किंग एरिया। फाइनेंशियल मैनेजर का वर्किंग एरिया क्या है बेटा? फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये वर्किंग एरिया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सोर्सेज एंड कॉस्ट ऑफ फंड, कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट इक्विटी वाला, डिविडेंड पॉलिसी मतलब रिटर्न पॉलिसी, देन रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। ये किसका जॉब है? फाइनेंस का। यस, उसको सपोर्ट कहां से मिलता है? देखो, प्राइमरी डिसिप्लिन अकाउंटिंग, जो मैंने पहले ही बोल दिया, एंड अदर रिलेटेड डिसिप्लिन कौन सा बेटा? मार्केटिंग, प्रोडक्शन, क्वांटिटेटिव मेथड्स। पक्का? ये किस में रिजल्ट होता है? शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बस ऑब्जेक्ट समझा, वर्क समझे, सपोर्ट समझा, बस खत्म, यही चीज है। कोई दिक्कत? श्योर? अभी एजेंसी ले लेते कंसेप्ट। पक्का? हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग? तो ये खत्म हो जाएगा अभी, एक 5-10 मिनट में अपन खत्म करेंगे। एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए नई कंसेप्ट है। ये बाकी का ऊपर का मैंने ज्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, ये अपन पूरे चैप्टर में वही डिस्कस करते आ रहे हैं। ओके, नाउ एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट। देखो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सबसे बीच में दिया है। पहला एजेंट, मैनेजर्स, और यहां पे दिया है ओनर, शेयर होल्डर। एजेंट और मैनेजर का इंटरेस्ट अलग रह सकता है, शेयर होल्डर और ओनर का इंटरेस्ट अलग रह सकता है। इसमें क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, उसी को टैकल करना है। डिटेल में पढ़ेंगे, कंसेप्ट पूरी समझेंगे, टेंशन मत लो। दो इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप, owners participate in the management, but in corporates owner are not active in the management, so there is a separation between owner, shareholder and managers. In theory, managers should act in the best interest of shareholder. However, in reality, manager may try to maximize their individual goals like salary, perks. So there is a principal agent relationship between managers and owner, which is known as agency problem. नॉर्मल कंसेप्ट है ना?
पढ़ते टाइम डिफिकल्ट लगती है, बट नॉर्मल कंसेप्ट. आपने एजेंसी मालूम है ना, फाउंडेशन में पार्टनरशिप एक्ट देखा है. हाँ, एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर. इफ ही इज वर्किंग लाइक एजेंट, and at that time the other partners will be principal. पक्का यही चीज यहाँ पे है भाई. पार्टनरशिप में अलग बात है, प्रोप्राइटरशिप में मैं खुद ही बंदा है, मैं खुद ही हैंडल करूंगा. लेकिन जब कंपनी की चीज आती है, शेयर होल्डर खुद तो इंटरेस्ट नहीं ले सकता. शेयर होल्डर किसको अपॉइंट करता है? मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को. नाउ द मैनेजर शुड एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर. बट मैनेजर्स को भी खुद की ग्रोथ का पड़ा है, नहीं पड़ा है क्या? गलत क्या है उसका? वो बोलेगा अगर मैं प्रॉफिट ज्यादा कमा के देता हूं तो मेरा सैलरी ज्यादा मिलेगा, मेरे को पर्क ज्यादा मिलेंगे, पर्क विजिट्स, आई विल गेट ए गुड पोजीशन, मेरा तरक्की होगा, तो वो उसके हिसाब से सोचेगा. सो इट कुड हैपन दैट उसकी जो सोच है दैट विल नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर. वहां पे क्या क्रिएट होगा? कॉन्फ्लिक्ट. और उसको क्या बोलते हैं? एजेंसी प्रॉब्लम. क्यों? मैनेजर्स आर एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, क्योंकि उन्होंने उनको अपॉइंट किया है फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस. पक्का? चलो, in a nutshell, agency problem is the chance that the manager may place personal goals ahead of the goals of the owner. Agency problem lead to agency cost. Agency cost is an additional cost borne by the shareholders to monitor the manager and control the behavior so as to maximize shareholders' wealth. Generally, agency costs are of 4 types. First, monitoring. ध्यान देना पड़ेगा ना उनके ऊपर. Second, bonding. Third, opportunity. And fourth, structuring. Now, addressing the agency problem. रीड करते, पूरी कंसेप्ट नहीं है आपके लिए, सो रीड इट केयरफुली. Yeah. Second, the agency problem arise if the manager's interests are not aligned to the interest of the debt lenders or equity investor. The agency problem of the debt lender would be addressed by imposing negative covenants, that is conditions. You know na covenant? What is covenant? What is covenant? Situation. Covenant running with land नाम की एक चीज हुआ था लॉ में, याद है आपको? की सिचुएशन, कंडीशन, थिंग्स अटैच टू. यस और नो? क्या यार? Imposing negative covenants, that is the managers cannot borrow beyond a point. मनी लेंडर्स बोलेंगे भाई तू मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, निकल, नहीं दूंगा तेरे को फंडिंग में, ये इतना ही फंडिंग तेरे लिए रहेगा, दूसरा फंडर ढूंढ ले, क्योंकि तू मेरे इंटरेस्ट में नहीं वर्क कर रहा. है ना? This is the one of the most important concept of modern day finance, and the application of this would be applied in the credit risk management of bank, fundraising, valuing distressed companies. Funding रुक जाएगी ना बेटा. Then agency problem between the managers and shareholder can be addressed if the interest of the managers are aligned to the interest of the shareholders. If it is easier said than done. Okay, ठीक है, नीचे आते हैं. However, the following efforts have been made to address these issues. क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज, managerial compensation is linked to the profit of the company to some extent and also with the long term objective of the company. मतलब अलाइन करो उसको खुद के साथ. हाँ, प्रॉफिट के साथ ये मिलेगा भाई, प्रॉफिट बढ़ाया तो, और ऑब्जेक्टिव के साथ जाएगा तो और ये मिलेगा. उसको इन्वॉल्व करके लो. बोल सकते है तू टारगेट भेज दे उसको, मतलब वो भागेगा, मतलब वो तुम्हारे लिए भागेगा, तुम्हारे ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए दौड़ेगा. सेकंड, एम्प्लॉइज ऑल्सो डिजाइन to address
the issues with the underlying assumption that maximization of the stock price is the objective of the investor. Natural है. अरे तू डिविडेंड देगा मेरे को कितना, 10%, 12%, 15%, 50%, लेकिन मेरी कैपिटल ग्रोथ होना जरूरी है ना. 10-12% में मैं सेटिस्फाइड नहीं है ना बेटा तेरे डिविडेंड से. ठीक है, बैंकर मेरे को 10% दे रहा है, तू मेरे को 13% दे रहा है. हाँ, फेस वैल्यू के दे रहा है, मैंने मार्केट के हिसाब से तेरे पे इन्वेस्ट किया है, तो मेरी कैपिटल ग्रोथ तो आनी चाहिए ना. तेरी फेस वैल्यू अब 100 रुपया, मैंने इन्वेस्ट किया 3,000 रुपए पर शेयर, तेरे 50% लेके भी मेरा फायदा नहीं है ना. 50 रुपए मिलेंगे मेरे को 3,000 के इन्वेस्टमेंट पे, तो मेरी इन्वेस्टमेंट की प्राइस बढ़नी चाहिए. दैट इज माई मेन ऑब्जेक्ट इन दिस कंसिडरेशन. यस और नो? देन इफेक्टिंग मॉनिटरिंग कैन बी डन. मॉनिटरिंग रखो उसके ऊपर, इंटरनल ऑडिटर्स रखो, उनको ऑब्जेक्ट समझाओ, वो ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहा है कि नहीं, मैनेजर्स को देखेगा, अपने को रिपोर्टिंग करेगा, अपन पूछेंगे, जरूरत पड़ी तो अपन चेंजेस करेंगे, पक्का. सो लेकिन इससे कॉस्ट बढ़ेगी. उसको बोलेंगे क्या बेटा? एजेंसी कॉस्ट. एजेंसी प्रॉब्लम समझा? एजेंसी कॉस्ट समझा? खत्म. एडिशनल कॉस्ट, क्योंकि उनके ऑब्जेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं. वो उसका पर्सनल ऑब्जेक्ट के हिसाब से आ रहा है, अपन अपना ही ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं. डेफिनेटली एजेंसी प्रॉब्लम्स की वजह से ही एजेंसी कॉस्ट बढ़ेगी. और एजेंसी प्रॉब्लम मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मैनेजर एंड मनी लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स. कोई दिक्कत? पक्का समझा? सो योर फर्स्ट चैप्टर इज ओवर. विल स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर. यहाँ पे एमसीक्यूज दिए है, एमसीक्यू अच्छे से करो. 30% आपको एमसीक्यू आने वाले हैं. और थ्योरी पे जो भी एमसीक्यू है वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से अगर आपका मार्क्स जा रहा होगा तो गलत है. सो हैव अ होल्ड ऑन दिस टॉपिक्स. क्यों? प्रैक्टिकल के हो जाते सॉल्व, थ्योरी में जट मारता है इंसान, तो वो वहां से अच्छे से करो. ओके, विल स्टार्ट सेकेंड चैप्टर फ्रॉम टुमारो. उसके बाद थर्ड चैप्टर से अपने को क्या है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है. पहले 2 चैप्टर थोड़े बोर होंगे, थ्योरेटिकल है, बट ठीक है, सहना पड़ेगा. अगर उसमें से 7-8 मार्क का ऑब्जेक्टिव आ गया तो क्या करोगे? तो अच्छे से करो. पहले थ्योरी समझो, उसके बाद अपन कहाँ जाएंगे? प्रॉब्लम्स में. प्रॉब्लम्स विल बी इजी सेक्शन, डोंट वरी. थ्योरी भी इजी सेक्शन ही है, जस्ट डोंट वरी. ओके, चलो, थैंक यू, बाय, सी यू.